नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आपका सबसे भरोसेमंद साथी, और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। रात के 10 बज रहे हैं और वक्त है देश के सबसे लोकप्रिय शो खबरों की खबर का। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज 1 घंटे तक वो खबरें आपके साथ शेयर करते हैं जिनके विषय में आप दिन भर सुनते हैं या सोचते आए हैं, जिन्हें लेकर आपके दिमाग में कई सवाल होते हैं, जवाब की तलाश होती है। तो सबसे पहले आपको आज की 3 प्रमुख खबरों के बारे में बता देते हैं। आज आपको सबसे पहले नागपुर ले चलेंगे, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजयदशमी का आयोजन था। मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अध्यक्षीय भाषण दिया। उन्होंने केंद्र सरकार को कई चेतावनियां दी हैं। क्या है वो चेतावनी? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और ट्रंप के बारे में क्या कहा मोहन भागवत ने? देश में फैले धार्मिक नारों के तनाव उनके भाषण का हिस्सा क्यों बने? ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। रात 11 बजे तक खबर भी दिखाएंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे। विजयदशमी है, सारे देश में असत्य पर सत्य की विजय का पर्व मनाया जा रहा है। रावण दहन हुआ है, लेकिन देश में कुछ लंका अभी भी बाकी है। ऐसी एक लंका का अधिपति है स्वामी चैतन्यानंद। दिल्ली के मैनेजमेंट स्कूल में रहकर गंदा खेल खेल रहा था। अफसोस की बात यह है कि संस्थान शंकराचार्य की श्रृंगेरी शारदा पीठ से सीधे तौर पर जुड़ा है, लेकिन महिलाओं के शोषण वाले अधर्म पर शंकराचार्य अब तक मौन है। ऐसा क्यों है और क्या होना चाहिए, जानेंगे ये सब अगले 1 घंटे में। और तीसरी खबर असम से है। असम के जाने माने गायक जुबिन गर्ग की डेथ मिस्ट्री के बारे में आपको कुछ नई बातें हम आपको बताने वाले हैं। बस शर्त वही है, मेरे साथ 11 बजे तक रहिए, डिटेल में पूरी खबर आपको बताता हूँ। शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। आज विजयादशमी है। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज रावण दहन होता है। असत्य पर सत्य की विजय का उत्सव पूरा देश मनाता है। शस्त्रों की पूजा भी होती है। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में RSS का जन्मदिन भी आज विजयदशमी के दिन ही मनाया जाता है। इस बार ये दिन संघ के लिए खास है क्योंकि संघ 100 वर्ष का हो गया है। हमेशा की तरह संघ प्रमुख ने अपना सालाना दशहरा भाषण दिया है। उनके भाषण में चेतावनी भी थी, सलाह भी थी। आज संघ प्रमुख पक्ष भी थे और विपक्ष भी। देश की हर चुनौती पर उन्होंने बात की। ऑपरेशन सिंदूर, बदलती दुनिया में भारत के दोस्त और दुश्मन, नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान, पड़ोसी देशों में क्रांति, सड़क पर धार्मिक विरोध प्रदर्शन और तनाव, पहाड़ पर आई आपदा, अमेरिकी टैरिफ, आर्थिक खाई, स्वदेशी भारत और संघ की जरूरत। संघ प्रमुख के भाषण में 10 प्रमुख बातें आज रही हैं। विकास का अमेरिकी मॉडल नहीं चलेगा। भारत को स्वदेशी आत्मनिर्भर बनना होगा। सरकार और सिस्टम को सुधरना होगा। धार्मिक तनाव के पीछे विदेशी ताकतें हैं। हिंसक क्रांति स्थायी समाधान नहीं है। डेमोक्रेटिक तरीके से ही बदलाव होते हैं। अमीरी गरीबी की खाई मिटानी होगी। प्रशासन को ज्यादा जिम्मेदारी जवाबदेह बनाना होगा। सज्जन और युवा एक्टिव हो। विविधता में भेद से बचें। इस पूरे भाषण के दौरान मुझे लगा कि संघ प्रमुख एक जज हैं जिनके कोर्ट में एक तरफ समाज खड़ा है और दूसरी तरफ सरकार, और उन्होंने साल भर दोनों का काम देखा और अब वो अपना फैसला सुना रहे हैं। समाज और सरकार का मूल्यांकन कर रहे हैं। वो कभी समाज को सीख देते हुए दिखे तो कभी सरकार को चेतावनी, और कभी दोनों को रास्ता दिखाते हुए। पिछले कुछ दिनों से देश में धार्मिक नारों के नाम पर बहुत ज्यादा तनाव है। धार्मिक नेताओं के ऊपर एक्शन भी फुल स्विंग में है। इस एक्शन पर 2 वर्ग हैं। एक के मुताबिक सरकार धार्मिक भेदभाव कर रही है, दूसरे पक्ष का मानना है कि प्रशासन निष्पक्ष है।
कानून अपना काम कर रहा है। इस स्थिति पर संघ प्रमुख ने सलाह और चेतावनी एक साथ दी है। सबकी अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, उनकी श्रद्धाएं हैं, महापुरुष है, पूजा के स्थान है। मन वचन कर्म से आपस में इनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए, इसकी चिंता सबने करनी चाहिए। किसी एक ने करने का ये काम नहीं है। उसके प्रबोधन की भी आवश्यकता है। विविधता है और सब लोग साथ में रहते, तो जैसे अनेक बर्तन साथ में रखे तो कहीं ना कहीं आवाज हो ही जाती है। इतने बड़े समाज में इतने सारे लोगों के साथ रहने से कभी कभी कुछ आवाज हो भी सकती है, लेकिन होने पर भी नियम पालन करना, व्यवस्था पालन करना, सद्भावपूर्ण व्यवहार करना, ऐसा स्वभाव बनना चाहिए। छोटी बड़ी बातों पर या केवल मन के संदेह पर कानून हाथ में लेकर रास्तों पर निकल आना, गुंडागर्दी, हिंसा करना, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। मन में प्रतिक्रिया रखकर अथवा किसी समुदाय विशेष को उकसाने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ऐसी घटनाओं को योजनापूर्वक कराया जाता है। उसके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। उसके परिणाम तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टि से ठीक नहीं रहते। इन प्रवृत्तियों की रोकथाम आवश्यक है। शासन प्रशासन अपना काम बिना पक्षपात किए तथा बिना किसी दबाव में आए नियम के अनुसार करें, परंतु समाज की सज्जन शक्ति और युवा पीढ़ी को भी सजग और संगठित होना पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये अराजकता का व्याकरण है, इसको रोकना ही पड़ेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर समाज और सरकार में बहुत हलचल रही। संघ प्रमुख ने इसे लेकर भी सलाह और चेतावनी दी है। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई। हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा। 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारी नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। क्योंकि इस घटना के बाद दुनिया में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी जो भूमिका ली, उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है और कहां तक है। 26 को इस देश में से हथियारी नक्सलवाद समाप्त। सरकार देश को नक्सली हिंसा से मुक्त करने का अभियान चला रही है। संघ प्रमुख ने अभियान को सही बताया, लेकिन सरकार को चेतावनी भी दी है। देश के अंदर भी अशांति फैलाने वाले असंवैधानिक उग्रवादी या संविधान विरोधी कहिए उग्रवादी नक्सली आंदोलन पर शासन और प्रशासन की दृढ़ कार्रवाई भी हुई। और उनके अनुभव से उनके विचारधारा का खोखलापन और उनकी क्रूरता का अनुभव होने के कारण समाज भी उनसे मोहभंग होकर विमुख हो गया। उस क्षेत्र में न्याय की स्थापना हो, विकास वहां तक पहुंचे, सद्भावना, संवेदना और सामरस्य वहां स्थापित हो, इसके लिए समाज की भी और शासन प्रशासन की भी योजनाएं चलनी पड़ेगी, क्योंकि इनका अभाव ही ऐसे उग्रवादी ताकतों के पनपने का कारण बनता है। इससे त्रस्त मनुष्य दूसरा कुछ उपाय दिखता नहीं, इसलिए निराश होकर उनको प्रश्रय देता है।
ये न हो इसलिए ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन पर संघ प्रमुख ने सरकार और समाज दोनों को चेतावनी दी है। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, यह किसी के लाभ की बात नहीं है। राजा के खिलाफ फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन बादशाह बन गया, वही राजतंत्र कायम रहा। इतनी सारी तथाकथित साम्यवादी क्रांतियां हुई, सब साम्यवादी देश आज पूंजीवादी तंत्र पर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ क्रांति हुई। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। और इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही, ये हमारे ही देश है, वे हमसे दूर नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व भारत ही थे, हमारे अपने हैं। उनमें इस प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होना, ये हमारे लिए, हम केवल उनके पड़ोसी हैं इसलिए नहीं, वो सब हमारे अपने देश है, इसलिए चिंता का विषय है। हाल के दिनों में भीषण प्राकृतिक आपदाएं देखी गई हैं। हिमालय में हुए नुकसान ने विकास के मॉडल पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट तक एक्टिव हो गया है। संघ प्रमुख ने भी विकास की दिशा और मॉडल पर सवाल उठाए। प्रचलित पद्धति जो है उसके दुष्परिणाम हमारे यहां भी दिखते हैं। अभी हाल में ही जो खबरें पिछले 1-2 साल से चल रही है, प्रत्यक्ष हम देख रहे हिमालय के क्षेत्र में कैसे चल रहा है। वर्षा का अनियमित होना तो सर्वदूर है, प्रकृति के प्रकोप भी बढ़ गए हैं, भूस्खलन होता है, अप्रत्याशित वर्षा होती है, हिम नदियां सूख रही है। ऐसे परिणाम गत 3-4 वर्षों में तीव्र होते चले जा रहे हैं। ये हिमालय हमारे लिए सुरक्षा की दीवार और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उसका पूरा जलस्रोत हिमालय से ही आता है। अगर प्रचलित विकास की पद्धति में से इन सारी बातों को और प्रोत्साहन मिलता होने के लिए, तो उस नीति का हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हिमालय की आज की अवस्था एक खतरे की घंटी बजा रही है। तो सारी दुनिया के अनुभव में उसके कुछ दोष भी आ रहे हैं। विकास के इस प्रकार के पद्धति से अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ता है। आर्थिक सामर्थ्य कुछ चंद हाथों में एकत्रित होता है। शोषण करने के लिए एक नया सुरक्षित तंत्र इसमें से खड़ा हो सकता है, चिंता नहीं की तो। पर्यावरण के हानि की समस्या खड़ी हो जाती है और मनुष्यों के आपसी व्यवहार में कई प्रकार की व्यापारिक दृष्टि और अमानवीयता की बातें प्रवेश कर जाती है। संघ का मानना है कि अमेरिका के नियमों वाली दुनिया घातक है। इससे निकलकर आत्मनिर्भर देशों का सिस्टम बनाना होगा। दुनिया भारत के बनाए मॉडल को फॉलो करे, तभी सच्चा और अच्छा विकास संभव है। आधुनिक विश्व के पास जो दृष्टि है वो गलत नहीं है, लेकिन अधूरी अवश्य है। मानव का भौतिक विकास होता है,
नैतिक विकास की ओर ध्यान नहीं रहता है। विकास होता है, पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं रहता। विकास होता है, कुछ लोगों का होता है, कुछ का नहीं होता। आज अमेरिका का जीवन विकसित माना जाता है, उसको आदर्श मानकर हम चले भारत के लोग, और हमने चाहा कि भारत अमेरिका जैसा जीवन जिए। ऐसा जीवन जीने के लिए और 5 पृथ्वियों की आवश्यकता लगेगी। ये विकास कैसे होगा? ये हो नहीं सकता। प्रगति के साथ साथ इसी के कारण नई नई समस्याओं को हम झेल रहे, जो प्राण संकट बन रही है। दृष्टि का अधूरापन ही इसके लिए कारण है। कि विश्व की व्यवस्था में परिवर्तन तो आवश्यक है, विनाश टालना है तो अनिवार्य है, परंतु हम एक विपरीत व्यवस्था में इतने आगे बढ़ गए, सारी दुनिया आगे चली गई, हम भी आगे चले गए। अब एकदम अगर पीछे मुड़ेंगे तो गाड़ी उलट जाएगी। इसलिए इस गति से आगे बढ़ते बढ़ते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से हमको मुड़ना पड़ेगा। एक लंबा मोड़ लेके पीछे आना पड़ेगा। हमारी दृष्टि भौतिक विकास के साथ साथ मन, बुद्धि और आध्यात्मिकता का विकास कर सकती है, करती है। व्यक्ति के साथ साथ मानव समूह और सृष्टि का भी विकास साधने वाली हमारी दृष्टि है। अर्थ और काम के पीछे अंधी होकर भाग रही दुनिया को धर्म की दृष्टि देनी पड़ेगी। वो धर्म पूजा नहीं है, वर्शिप्स नहीं है। वो धर्म खान पान रीति रिवाज नहीं है। वो धर्म इसके परे सबको जोड़ने वाला, सबको उन्नत करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, प्रजा की, सृष्टि की धारणा करने वाला धर्म है। उस धर्म का मार्ग हमको अपने उदाहरण से विश्व को देना पड़ेगा। भारतवर्ष को ऐसा होना ही पड़ेगा। देश की राजनीति में आज एक नया विवाद सामने आया। राहुल गांधी विदेश में हैं, वो लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में हैं। वहां की EIA यूनिवर्सिटी में उनका एक कार्यक्रम था, जहां उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि भारत की विविधता खतरे में है। अब ये संयोग है या उससे ज्यादा कि कल प्रधानमंत्री मोदी और आज संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषणों में विविधता एक प्रमुख मुद्दा बनकर सामने आया। भारत में सेक्युलर और संविधानवादी लोगों का मानना है कि भारत विविधता में एकता का देश है, इसीलिए वो अल्पसंख्यकों का हित पहले देखते हैं, जबकि दक्षिणपंथी राजनीति में एक देश एक पहचान पर ज्यादा जोर रहता है। आइए सबके शब्दों में इस विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. आज अपने देश में इन विविधताओं को भेदों में उभारने की कोशिश चल रही है। ये विविधताएं भेद का कारण नहीं बननी चाहिए। अपनी सब विशिष्टताएं अपने अपनी जगह ठीक भी है, परंतु ये सब होने के बाद भी हम एक बड़े समाज के अंग है। समाज, देश, संस्कृति और राष्ट्र के नाते हम एक ही है, हम अलग नहीं है, हम विविध भी नहीं है। विविधताएं तो भाषा, पंथ, संप्रदाय, खान पान, रीति रिवाज, रहने की जगह इसकी है, और इस एकता के चलते हमारा सबका आपस का व्यवहार सद्भावनापूर्ण और संयमपूर्ण रहना चाहिए। भारत की आत्मा हमेशा विविधता में एकता ही रही है। अगर इस सूत्र को तोड़ा गया तो भारत की शक्ति भी कमजोर होगी, और इसलिए हमें इस सूत्र को निरंतर जीना है, उसे मजबूती देनी है। साथियों, सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। यह हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है, और इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। विविधता पर विविध राय।
आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश वी.आर. गवई की मां कमलताई गवई संघ के फंक्शन में नहीं जाएंगी। इस विषय में मिला एक निमंत्रण पद विवाद का विषय बन गया था। निमंत्रण संघ की तरफ से आया था। निमंत्रण में चीफ जस्टिस की मां को संघ के विजयादशमी समारोह में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था। उन्हें अमरावती के समारोह में हिस्सा लेना था। फंक्शन 5 अक्टूबर 2025 को है। आज कमलताई ने यह साफ किया कि वो संघ के आयोजन में नहीं पहुंच पाएंगी। उन्होंने कहा कि तबीयत ठीक न होने की वजह से वो फंक्शन में नहीं जा पाएंगी। फंक्शन के निमंत्रण पत्र जब सामने आए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि कमलताई और उनके पति संविधानवादी अंबेडकरवादी हैं। वो संघ की विचारधारा से स्वाभाविक रूप से दूर हैं। उन्हें संघ के फंक्शन में नहीं जाना चाहिए। तब कमलताई के परिवार ने कहा था कि वो फंक्शन में जरूर जाएंगी क्योंकि लोकतंत्र में कोई विरोधी हो सकता है, दुश्मन नहीं। लेकिन फिर आज कमलताई ने तबीयत का हवाला देकर फंक्शन में ना जाने की बात कही है। हमने विवाद की खबर आपको 2 दिन पहले दिखाई थी, लिहाजा उसका फॉलो अप भी आपको बताना हमारी जिम्मेदारी थी, जिसे अब हम निभा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विजयादशमी हर साल आती है। हम बुराई के प्रतीक रावण का पुतला हर साल जलाते हैं, अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं। लेकिन कुछ रावण कभी नहीं जलते, कभी नहीं मरते। वो समाज का हिस्सा बनकर जिंदा रहते हैं। ऐसे एक रावण का नाम है चैत्यानंद सरस्वती, जो दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च का मैनेजर भी था, डायरेक्टर भी था और वाइस चांसलर भी। 17 छात्राओं के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार ये बाबा बड़ी पवित्र जगह पर बैठा था, क्योंकि वो जिस इंस्टीट्यूट का वाइस चांसलर था वो श्रृंगेरी शारदा पीठ से संचालित होता है। श्रृंगेरी का शारदा पीठ ही इस इंस्टीट्यूट का वास्तविक मालिक है। लेकिन हैरानी की बात यह कि गुनाह सामने आने के बाद ये बाबा करीब 50 दिन तक फरार रहा। 27 सितंबर को उसकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद भी श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य ने कोई बयान नहीं दिया। आखिर वो कौन सी मजबूरी है जो शंकराचार्य को समाज के इस रावण के खिलाफ बयान देने से रोक रही है? क्या शंकराचार्य को अभी भी यही लग रहा है कि ये भगवाधारी कथित बाबा चैत्यानंद उर्फ पार्थसारथी निर्दोष है, या फिर इसे गलत फंसाया गया है? कभी बाबाओं वाला लिबास तो कभी अल्ट्रा मॉडर्न ड्रेसिंग। 50 दिन फरारी में और 5 दिन पुलिस हिरासत में गुजार चुका ये है चैतन्यानंद सरस्वती, जिस पर दिल्ली के ही श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के वाइस चांसलर पद पर रहते हुए छात्राओं के यौन शोषण, सेक्स रैकेट, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी समेत न जाने कितने इल्जाम हैं। पुलिस अब चैतन्यानंद से पूछताछ कर रही है, लेकिन कुछ सवाल इस मामले में श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी की चुप्पी पर भी हैं। सवाल है कि जगत को संस्कार का पाठ पढ़ाने वाले शंकराचार्य चैतन्यानंद के गुनाहों पर अब तक चुप क्यों हैं? समाज को अच्छे बुरे का भेद बताने वाले शंकराचार्य चैतन्यानंद पर लगे इल्जामों पर अब तक खामोश क्यों हैं? क्या कोई मजबूरी है जो शंकराचार्य को चैतन्यानंद के बारे में बोलने से रोक रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी उस शारदा पीठ के प्रमुख हैं जिसने चैतन्यानंद को दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च का वाइस चांसलर बनाया, और चैतन्यानंद ने ये ओहदा छात्राओं से हैवानियत के लाइसेंस के तौर पर इस्तेमाल किया। श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी से सवाल इसलिए भी है कि चैतन्यानंद पर महिलाओं के साथ यौन अपराध का इल्जाम पहली बार नहीं लगा है। 2009 में दिल्ली के ही डिफेंस कॉलोनी में उसके खिलाफ छेड़छाड़ और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया। 2010 में चैतन्यानंद पर श्रृंगेरी शारदा पीठ के खाते से 20 करोड़ के गबन का आरोप लगा। 2016 में दिल्ली के ही वसंत कुंज में चैतन्यानंद के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ। 2016 में यह केस उसी श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की एक छात्रा ने दर्ज कराया था, जो श्रृंगेरी शारदा पीठ की तरफ से चलाया जाता है, और पीठ ने ही चैतन्यानंद को इसका वाइस चांसलर बनाया था।
आपके एक दोस्त ने भी बाबा के खिलाफ केस दर्ज कराया था 2016 में। उस दोस्त ने क्या शिकायत की थी और क्या कुछ बाबा ने उसको प्रलोभन दिया था? किस तरह की बातें बाबा करता था उससे? देखिए, उनकी जो जब से उन्होंने एडमिशन लिया था उसके कुछ महीने के बाद से ही उनको टारगेट करना शुरू कर दिया गया था। जो भी उनके फीमेल स्टाफ होते थे उनके थ्रू उनको जो बोला जाता था कि आपको हमारे साथ डिनर पे चलना 5 स्टार होटल में, आपको लंच पे चलना आपको 5 स्टार होटल्स में। तो शुरुआत में जो चीजें थी नॉर्मल तरीके से होती तो कोई भी इतनी जल्दी अंदाजा नहीं लगा पाता कि उसके साथ कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है। नॉर्मली धीरे धीरे जब वो जब पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया गया या और चीज आपको हम फॉरेन भेजेंगे, आपको इंटर्नशिप के लिए भेजेंगे, आपको इंटर्नशिप के लिए हम आपको मथुरा भेजेंगे। तो हालांकि 2016 वाले बैच में जो कंडीशन हुई थी वो ये थी कि उनको एक हफ्ते मतलब एक महीने पहले से बोल दिया गया था आपको मथुरा भेजा जाएगा इंटर्नशिप के लिए। तो वो जैसे जैसे डेट नजदीक आती उसके ऊपर प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक मथुरा भेज रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, तो ऐसी इंटर्नशिप मैंने भी कहीं नहीं देखी। सो उनके जो प्रॉब्लम थी वहीं से शुरू हो गई, जिसके चलते उस लड़की को वहां से मजबूरन भागना पड़ा, जो कि उन्होंने मेरे को इंडिकेट किया, समझाया कि मुझे ऐसा ऐसा 3 दिन पहले ये हुआ था। जैसे सपोज मान लो 3 दिन बाद जाना है उनको, तो 3 दिन पहले उन्होंने बोल दिया कि मेरे को यहाँ से निकलना है, आप मेरी हेल्प करिए। तो उसमें मैंने उनको सपोर्ट किया जिस भी तरीके सपोर्ट कर सकता था, और हालांकि वो भागने में कामयाब हुई। चैतन्यानंद कानूनी दांवपेच के दम पर इन तमाम मामलों में कड़ी सजा पाने से बचने में कामयाब रहा। लेकिन सवाल है कि क्या श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य को चैतन्यानंद पर लगे इल्जामों की जानकारी नहीं थी? अगर थी तो वो चुप क्यों रहे? क्या श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने इन मामलों को चैतन्यानंद के खिलाफ कार्रवाई के लायक नहीं समझा? अगर समझा तो चैतन्यानंद को शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के वीसी पद से हटाया क्यों नहीं? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब या तो खुद श्रृंगेरी शारदा पीठ दे सकती है या फिर शंकराचार्य। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पीठ की चुप्पी ने एक हिस्ट्री सीटर को महिलाओं के यौन शिकार की हिम्मत और मौका दोनों दे दिया। अब तक 17 छात्राएं चैतन्यानंद के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज करवा चुकी हैं। इन शिकायतों पर पुलिस ने जब चैतन्यानंद के कमरे की तलाशी ली तो वहां से सेक्स टॉय मिला, पोर्नोग्राफी वाली सीडी मिली। और समझना मुश्किल नहीं रहा कि चैतन्यानंद शिक्षा के मंदिर को अय्याशी के एक ऐसे अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था जिसमें लड़कियों के कमरे से लेकर वॉशरूम तक कैमरे भी लगे थे। कैमरों के फीड चैतन्यानंद के मोबाइल में जाती थी। उसके मोबाइल से वो चैट्स भी मिली जिनके जरिए वो लड़कियों के आगे सेक्स का प्रस्ताव रखता था और लड़कियां सप्लाई करने की बात कहता था। दिल्ली पुलिस की जांच में अब तक ये बात सामने आ चुकी है कि जो लड़कियां बाबा की बात मानने से इनकार करती थीं, उन्हें बाबा के मैनेजमेंट संस्थान में तैनात लेडी ब्रिगेड टॉर्चर करती थीं, और जो लड़कियां बाबा के शिकंजे से किसी तरह बचीं, उन्हें वो इशारों इशारों में अपने रसूख का एहसास करवाता था। हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर ने ऐसी ही एक लड़की से बात की। हम आपको वो बातचीत सुनवाते हैं। क्या आप सीधे बाबा से मिली थी या किसी और के थ्रू मिली थी? कैसे मुलाकात हुई बाबा से? मैं बाबा के पीए के थ्रू मिली थी। उनका ही पर्सनल असिस्टेंट था वो, उनके साथ ही रहते हैं वो, तो उनके थ्रू मिली थी मैं बाबा से। तो इनकी पूरी टीम है जो कि ये आश्रम में, हो सकता है और भी लोग होंगे इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि ये सब लोग साथ में ही रहते हैं और ये इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि सामने वाला बिल्कुल कन्विंस हो जाएगा। तो क्या बाबा के जो आश्रम है उसके अंदर बाबा आपको वहीं मिला था? कहाँ पर मुलाकात हुई थी आपकी? बाबा के आश्रम में नहीं, मैं वसंत कुंज तो नहीं गई थी। बाबा यहाँ पे मतलब जिस जगह लोकेशन पे मैं रहती हूँ वहाँ पे बाबा कई बार आते रहते हैं। तो वहाँ पर क्या एक्टिविटी थी बाबा की? बाबा ने ये बोला था मेरे ही सामने, मतलब मुझसे नहीं बोला था, वहाँ पे जो और लोग बैठे थे, तो उन्होंने ये बोला कि एक लड़की ने मुझे ट्राई किया, मतलब मेरी एक लड़की ने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करी और मैंने नहीं वो बात मानी, तो
उसने मुझे मतलब धमकी वगैरह दी। तो उसके बाद अब पुलिस उसी लड़की के पीछे है। मतलब बाबा ना आपके दिमाग में पहले से चीज डाल देते हैं कि इन फ्यूचर अगर मैं ही आपको परेशान करूंगा तो आप एक्शन लोगे तो पुलिस आपको परेशान करेगी। अपना रसूख दिखाने के लिए चैतन्यानंद कैसे कैसे हथकंडे अपनाता था, कितनी सफाई से फर्जीवाड़ा करता था, इसके सबूत दिल्ली पुलिस के छापे में मिले। चैतन्यानंद के कमरे की तलाशी के दौरान 2 तस्वीरें मिली, जिनमें से एक में वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ है और दूसरी तस्वीर में ब्रिटेन के एक राजनेता के साथ। ये दोनों तस्वीरें फर्जीवाड़े से तैयार की गई हैं। सवाल है कि चैतन्यानंद ने ये तस्वीरें सिर्फ अपना दबदबा और रसूख दिखाने के लिए तैयार करवाई, या इन तस्वीरों के जरिए वो अपने गुनाह लोक को इंटरनेशनल ऊंचाई देने की फिराक में था। देसी विदेशी लग्जरी कारों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स लगाकर भी चैतन्यानंद कहीं यही मकसद साधने की कोशिश तो नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके बारे में कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं जिन्हें उसके इंटरनेशनल फर्जीवाड़े के सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। इनमें पहली है चैतन्यानंद की किताब फॉरगेट क्लासरूम लर्निंग। दावा है कि इसकी प्रस्तावना स्टीव जॉब्स ने लिखी। यह दावा सच्चा है कि झूठा, इसकी जांच अभी बाकी है। चैतन्यानंद ने एक किताब में दावा किया है कि बराक ओबामा ने चुनाव अभियान के दौरान उसकी किताब ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनैलिटी का कई बार जिक्र किया। सवाल यह है कि अगर चैतन्यानंद के दावे सच हैं, तो अविश्वसनीयता की हदों को छूते हैं। अगर ये फर्जीवाड़ा है, तो शंकराचार्य की जिस पीठ को अध्यात्म और ज्ञान की गंगा समझा जाता है, क्या उसे भी अपनी नाक के नीचे अपने कारकुन के गुनाहों का अंदाजा नहीं हो सका? इस चैतन्यानंद के कई गुना अब धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम अल्मोड़ा में उस गेस्ट हाउस पहुंच गई जहां पर ये छात्राओं के साथ ठहरा था, जहां लोगों ने छात्राओं के साथ उसकी मौजूदगी की पुष्टि की थी। छात्राओं के यौन शोषण में चैतन्यानंद की मददगार के तौर पर 3 महिलाओं के नाम सामने आए हैं। इसमें इंस्टीट्यूट की एसोसिएट डीन श्वेता शर्मा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावना कपिल और सीनियर फैकल्टी काजर का नाम लिया जा रहा है। उन्हें धमकाने और छात्रों को सबूत नष्ट करने के आरोप के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और तीनों महिलाओं ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया, ऐसा पुलिस का दावा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंगर जुबिन गर्ग की। 19 सितंबर को सिंगापुर में उनका निधन हो गया था। पहले कहा गया कि मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई, लेकिन अब इसमें एक नया ट्विस्ट आया है। खबर यह कि जुबिन गर्ग की मौत के जिस मामले को पहले हादसा माना जा रहा था, उसमें अब हत्या की धाराएं जोड़ दी गई हैं। इस सिलसिले में आज जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और सिंगापुर में शो के इवेंट मैनेजर श्याम कणु महंत से सीआईडी ने लंबी पूछताछ की है। असम पुलिस की अब तक की जांच पर परिवार ने संतोष जताया है, लेकिन इस मामले में राजनीति भी अब जमकर हो रही है। ये 23 सितंबर की वो तस्वीरें हैं जिन्हें दुनिया भूली नहीं है। उस दिन चाहने वालों ने अपने अजीज सिंगर जुबिन गर्ग को आखिरी बार अलविदा कहा था। गुवाहाटी के बाहरी इलाके कमरकुची गांव में जिस जगह सिंगर जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार किया गया था, फैंस के लिए वो जगह अब किसी पवित्र स्थान की तरह है, जिसके दर्शन के लिए लोग आज भी चले आ रहे हैं। इन सब के बीच जुबिन की मौत की जांच के मामले में बड़ा डेवलपमेंट हुआ। असम सीआईडी ने इसमें हत्या की धाराएं जोड़ दी और कई लोगों से पूछताछ की। इनमें सिंगापुर में फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंत, जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, जुबिन के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी, जुबिन की सहगायिका अमृत प्रभा महंत और जुबिन के चचेरे भाई संदीपन गर्ग शामिल हैं। Investigation is ongoing, and as you are perhaps aware that we have arrested 2 persons, Syam Kanu Mohanto and Siddharth Sharma. Their interrogation is continuing, and also we are interrogating various other persons associated or in some way or other connected to the case, and further investigation is continuing.
अब तक की पूछताछ और जांच के आधार पर सिंगापुर में जुबिन के आखिरी 48 घंटों की सटीक टाइमलाइन तैयार करने की कोशिश हो रही है। वैसे इस मामले में असम पुलिस की जांच को रफ्तार मिली 2 लोगों की गिरफ्तारी से। इनमें एक है सिंगापुर में म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजक श्याम कानू महंत, जिसे सिंगापुर से लौटने पर दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया, और दूसरा है जुबिन का मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, जिसे गुरुग्राम के पास पकड़ा गया। सिद्धार्थ के पास से जुबिन का दवाओं और दस्तावेज वाला हैंडबैग भी बरामद हो गया। दवाओं को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। अब जुबिन की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इस बीच सिंगापुर के अधिकारियों ने इंडियन हाई कमीशन को जुबिन की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी। सरकार की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन ये शुरू हो चुका है और सरकार की तरफ से स्पष्ट बयान यही है कि जो भी इस घटना में शामिल है उसको कड़ा से कड़ा सजा दी जाएगी। ये स्पष्ट है। नो वन विल बी स्पेयर्ड। Whoever is involved, they will be given exemplary punishment. That is the extent of the government. लेकिन सियासत ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। कांग्रेस के नेता सरकार पर जांच में ढिलाई बरतने का आरोप लगा रहे हैं। Some of his supporters who were rightly demanding for fast-track justice have been put behind bars under a stringent case like the NSA simply because they were out on the streets. Only after these arrests of Zubin Garg's fans and supporters have we got news of the first arrest of Zubin Garg's manager and the main event organizer, something which should have happened much earlier. कांग्रेस भले ही पुलिस की जांच से लेकर सरकार के रवैये तक पर सवाल उठा रही हो, लेकिन जुबिन के घर वालों का कहना है कि उन्हें पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है। इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस है, दैट इज दे आर डूइंग देयर ओन वे, तो उसके बारे में हम लोगों को तो अभी कमेंट नहीं करना चाहिए और हमको इतना ज्ञान भी नहीं है इसके बारे में। वी हैव सो लेट लॉ टेक इट्स ओन वे, और मुझे पूरा विश्वास है हम लोगों का लीगल सिस्टम जो है पूरे न्याय मिलेगी और इन्वेस्टिगेशन जो है बिल्कुल प्रॉपरली होगा, और जो दोषी है जो भी हुआ उस दिन, जो हम लोगों को मतलब whatever we want to know, that we will get to know very soon, and whoever is if anyone is a culprit, then they will be punished very soon. Police and the government, they are doing it in the right way and we are cooperating with them. अभी जस्टिस होगा। खाली मैं यही अपील करती हूँ लोगों को कि आप लोग ट्रस्ट रखें सिस्टम पर और अपना होप न छोड़ें। जुबिन के इस मामले में 2 पहलू हैं, जिसमें एक तरफ मौत और हत्या के दावों में उलझा मामला है, तो दूसरी तरफ जुबिन के लाखों करोड़ों फैंस हैं जो जल्द से जल्द सच जानने को बेताब हैं। इंसाफ का तकाजा भी यही कहता है। एक बार फिर आपका स्वागत है। देश के प्रख्यात गायक छन्नू लाल मिश्र अब हमारे बीच नहीं है। आज सुबह 4 बजे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। वो 79 साल के थे। देहांत के समय मिर्जापुर में अपनी बेटी के साथ थे। छन्नू लाल मिश्र की संगीत के 2 घराने से पहचान है, बनारस और किराना घराना। उन्होंने अपने पिता बद्री प्रसाद मिश्र और उस्ताद अब्दुल घानी खान से संगीत की शिक्षा ली थी। छन्नू लाल जी ठुमरी और पूरब अंग के सिद्ध गायक थे। कलाकार अपने सुर और राग में अमर होते हैं। छन्नू लाल जी भी अमर हैं। छन्नू लाल जी फिल्म संगीत में शास्त्रीय संगीत की मौजूदगी को बहुत रोचक तरीके से समझाते थे। अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शैली आने वाली पीढ़ियों को भी उनका दीवाना बना कर रखेगी। चकोर चंदिनी नरनाग विबुध बंदिनी जय जन्नु बालिका जय जय भगवती घर ग मम रे घरे बाबा दा बाबा मम रे रे मम बाबा बने नी मम बाबा ने बाबा दा बाबा रे नी बाबा बने नी दा रे रे मम रे रे गाने बाबा तने सास एल बेली सास एल बेली। और अब वक्त है आपके और मेरे सबसे पसंदीदा सेगमेंट का, यानी आज कहे सो आज कर। और आज का हमारा विचार है,
रावण हमारे मन में बसे अहंकार, क्रोध, छल और लालच का नाम है। जब हम इस रावण का दहन कर पाएंगे तभी सच्चे राम प्रकट होंगे। इसी नोट पर आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।